हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध का, अशोक का, बिंबिसार का और उदयन का। तो अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। हर्यक वंश का शासनकाल कितना था? तो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासनकाल चला। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश की गद्दी पर जो बैठता है वो अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था, वो अजातशत्रु ये हर्यक वंश की गद्दी पर 492 ईसा पूर्व में बैठता है। इसके बाद उदयन आता है। कौन? उदयन ये हर्यक वंश की गद्दी पर 460 ईसा पूर्व में बैठता है। हर्यक वंश का जो आखिरी राजा था वो कौन था? तो हर्यक वंश का आखिरी राजा नाग दशक था। हर्यक वंश का आखिरी राजा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सीरीज आप लोगों की एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। ये सीरीज का 14वां वीडियो है। बाकी की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो जो 14वां वीडियो है सीरीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न में पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन लोगों की भी एसएससी जीडी जीके में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, वन उन्मूलन और राज्यों का केंद्रीकरण। तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हम प्रश्न में ऑप्शन बाद में सिलेक्ट करेंगे, पहले हम 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1978। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धार मॉडल पर, किस पर? डीपी धार मॉडल पर आधारित थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो अब देखते हैं प्रश्न पूछा था भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, यहाँ पे एक आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न और बनता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कौन सा प्लान लाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1980 तक आपका रोलिंग प्लान चलता है, जो कि 2 साल का होता है। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था रोलिंग प्लान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस प्रणाली की शुरुआत थी? एक देश एक आय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर और एक व्यक्ति एक दर। तो जो भारत का 101वां संविधान संशोधन था वो किस पर आधारित था? तो वो था एक देश एक कर पर। ये 101वां संविधान संशोधन आधारित था। 101वां संविधान संशोधन ये क्या था, इसके बारे में देखते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, ये जीएसटी का फुल फॉर्म है। और ये जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2017 को जीएसटी की शुरुआत की गई थी, जो कि भारतीय संविधान के संशोधन नंबर 101 के तहत की गई थी। और जीएसटी में जो टैक्स स्लैब है वो 4 तरीके की टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्यमंत्री। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं, जो कि महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता था? चट्टान कटौती की वास्तुकला, मिट्टी के पात्र, बंदरगाह, कपास की खेती। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगन स्थान था वो किसके लिए जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन स्थान था उसके लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का शासनकाल कितना था? तो हड़प्पा सभ्यता जो मानी जाती है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का टेन्योर माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किया था वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है? माह, फागुन, बैसाख, चैत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बैसाख। बैसाख में ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, जो कि हिंदू महीने का बैसाख महीना होता है उसमें बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध जिनका जन्म कब हुआ था? तो इनको 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या था? तो था ये लुम्बिनी इनका जन्म स्थान था। और इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। ये कहाँ पे मृत्यु होती है इनकी? कुशीनगर में मृत्यु होती है। और बैसाख के महीने में इनकी मृत्यु होती है, इसीलिए बैसाख महीने में ही बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, जो कि हिंदू माह होता है बैसाख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनिंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य शैली में पूर्ण की थी? उनकी थीमस इंस्टिकल लियरिक फेमिनिज्म में था। कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम। तो इसका ये यहाँ पे ये मिसटाइप हो गया है। क्वेश्चन आपका बनता है, सुनिंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की थी। यहाँ पे होगा नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की थी। बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सुनिंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से किस नृत्य शैली में पीएचडी हासिल कर रखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये राइट आंसर होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में ही सुनिंदा नायर ने पीएचडी की डिग्री कर रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बकाटक राजवंश का संस्थापक थे? प्रभुसेन द्वितीय, प्रभुसेन प्रथम और बिंद शक्ति और प्रभावगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बिंद शक्ति। बिंद शक्ति जो बकाटक राजवंश था उसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष, नवीकरण और गैर नवीकरणीय, जैविक और अजैविक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की स्थिति पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष के आधार पर ही संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 50A, 53A, 51A, 52A। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 51A। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 51A है वो मौलिक कर्तव्यों के संबंध में जानकारी देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है? पट्टा विलेख, कानूनी निविदा, ऋण विलेख और कानूनी अनुबंध। तो उसका राइट आंसर होगा कानूनी निविदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 CaOH2 Na2CO3.10H2O NaHCO3। तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा Na2CO3.10H2। ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो किस देश के साथ सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है? तो उसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? सेल, NSI,
ओएनजीसी और भेल। तो उसमें सार्वजनिक कंपनी का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एनएसआई। एनएसआई ये सार्वजनिक कंपनी का उदाहरण नहीं है, बाकी सेल, ओएनजीसी और भेल ये सार्वजनिक कंपनियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को डैश है, फैलाता है, सुरक्षित करता है, कम करता है, कमजोर करता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? फैलाता है। तो जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं इनका निर्यात व्यापार और वाणिज्य, ये वाणिज्य को फैलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। कुवई नागा एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिस्परेट क्लासिकल सोसाइटी एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो 1928 के फिरोजा कोटला में जो भगत सिंह और जतिन दास के और अजय घोष के द्वारा स्थापना की गई थी वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सदन के बारे में सही नहीं है? अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सदन सत्र की अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक को बुला सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। अब बाकी संसद का संयुक्त सत्र के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सेटिंग, जो ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जाती है संयुक्त बैठक, वो अनुच्छेद 110 के तहत बुलाई जाती है। ये जो संयुक्त बैठक होती है ये किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता है जो वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और ये मुख्यतः अब तक भारत में कुल 3 बार बुलाई गई है। और ये बुलाई क्यों जाती है? तो ये दोनों सदनों के बीच में जो मतभेद होता है उसको क्लियर करने के लिए ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन था, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, तो ये यहाँ पे आपका बी नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको बुलाता है अनुच्छेद 110 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है उसका ये नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना डैश में वर्ष की समावधि को ध्यान में रखती हुई की जाती है? 2, 1, 5 और 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1। 1 वर्ष की समय अवधि को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया था? 4 फरवरी 2021, 4 जनवरी 2021, 4 अप्रैल 2021 और 14 मार्च 2021। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के लिए डैश के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष और 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 8 वर्ष। और जो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था वो 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था, और ये अशोक के युद्ध का पहला और आखिरी युद्ध था, कलिंग युद्ध, जो कि 261 बीसी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं, 11वीं, 13वीं और 10वीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12वीं। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया था पंचवर्षीय योजना को हटा के। नीति आयोग जो कि भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान समय में जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है? तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक फसल
है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, या एक खरीफ फसल है जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यक हेतु पुरानी जलोढ़ मिट्टी की तरह से बढ़ती है। चावल, जूट, मक्का और गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो भोजन और चारे दोनों में प्रयोग की जाती है, और इसका जो जरूरी तापमान है इसको कितना चाहिए होता है? तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक मक्के का जो एक अच्छी फसल का तापमान होता है, ये इसका तापमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण के पोषकों को मुक्त होने की दे तय करते हैं? जनसंख्या, मिट्टी, ताप और आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? भारतीय परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, रोलट एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रोलट एक्ट 1919। रोलट एक्ट 1919 में क्यों लाया गया था? क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसके तहत उसकी जांच करने के लिए रोलट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उस जांच एजेंसी में जो टीम बनाई गई थी जांच के लिए, उसमें सातों के सातों इंग्लिश सदस्य थे, इसीलिए रोलट एक्ट का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पुणे, कोच्चि, पटियाला, जयपुर। तो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पटियाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस। तो मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो किस राज्य से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों की अवधारणा ली गई है। और ये मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं? तो ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक ये मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 32, जिसको संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, डैश खुदरा विक्रेता के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेता को जब भी उनकी आवश्यकता हो तो सामान उपलब्ध कराया जा सके? थोक विक्रेता, खरीदार, ग्राहक, विक्रेता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोक विक्रेता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोज जैसे डैश अंग होते हैं? अंग, कोश, कोशिकांग और ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिकांग जैसे कोशिकांग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी। तो गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है? राउफ, फाग, गुग्गा, खोरिया। नहीं है पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राउफ। राउफ नृत्य शैली जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। ये राउफ नृत्य शैली जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। बाकी की ये तीनों फाग, गुग्गा और खोरिया ये हरियाणा राज्य की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता के अंत से निषेध के रूप में बात करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्र आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? जवाहरलाल नेहरू, राजपत राय, चित्तरंजन दास, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लाला राजपत राय। ये लाल बाल पाल में से एक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केवल डैश वर्ष से अधिक की आयु के लिए भारतीय नागरिक किसी भी राज्य की राज्यपाल की पद की नियुक्ति प्राप्त कर सकता है? 28, 25, 40, 35। तो किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा
का सांसद बनने के लिए आपको 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषम का चयन करें। सांकेत वस्त्र उद्योग, कपास, रेशम, विद्युत, ऊन उद्योग। तो यहाँ पे जो विषम है वो होगा यहाँ पे विद्युत उद्योग। ये विषम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वस्त्र उद्योगों को ढूंढना है। तो कपास उद्योग, रेशम उद्योग और ऊन उद्योग, ये तीनों वस्त्र उद्योग में आते हैं। विद्युत उद्योग ये एक विषम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? लोकटक, बाड़ा पानी, भीमताल और सांबर। तो यहाँ पे पूछा गया भारत में कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सांबर। सांबर मीठे पानी की झील नहीं है, ये एक खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता मापी, वायु वेग मापी, हाइड्रोमीटर और तेज मापी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी का उपयोग जो है वो हवा और गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में डैश आयोजित किया जाता है? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है ये वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो ये वर्ष में 1 बार आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूकी भाभरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो यूकी भाभरी है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा टेनिस। जो यूकी भाभरी है वो टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? मणिपुर, लावड़ी, कथकली और कथक। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुरी। अच्छा, मणिपुरी नृत्य के लिए जो झावेरी बहनें हैं वो प्रसिद्ध है। दर्शना झावेरी, अर्पणा झावेरी, ये झावेरी बहनें जो है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या डैश पर निर्भर करती थी? कृषि पर, सेवा पर, विनिमय पर और खनन पर। तो स्वतंत्रता के समय भारत की जो लगभग 75% जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर डैश करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है? अंदर रहती है, आक्रमण, छोड़ती और बचती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आक्रमण। जो वह प्रजाति जो आक्रमण, इसका ऑप्शन में क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे होगा आक्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कांचीपुरम और तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादन अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है? बाहर, दूर, भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भीतर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? घपाल, भाड़, लावड़ी, कुम्मी। तो जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित नृत्य है तो इसका राइट आंसर होगा कुम्मी। कुम्मी जो नृत्य शैली है, लोक नृत्य है, वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? सोनिया मिर्जा महाराष्ट्र, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली, मिताली राज तमिलनाडु, साइना नेहवाल हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मिताली राज तमिलनाडु। ये गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, पाकिस्तान, भारत, यूके। तो यूके का अलिखित संविधान है, जबकि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? कोंकण, केनार, कोरोमंडल और मालाबार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मालाबार तट। केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। यहाँ पे ऐसे मैप के थ्रू समझते हैं। ये रहा आपका केरल, ये जो तट है इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो कि इस साइड का तट है ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापारों के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह नहीं बनाते? परिवहन, कृषि, भंडारण और बीमा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कृषि।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? डांडिया रास, थेरट्टम, पढ़ायनी, मटकी नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मटकी नृत्य। ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका पिछले वीडियो का जो हमने प्रश्न पूछा था, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में पूछा था, जिसका आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट आंसर था कुचिपुड़ी। और मैंने पिछले वीडियो का जो स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट वीडियो किया था, उसमें आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, जितने भी शब्दों के नाम में रेड्डी लिखा मिल जाए वहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होगा रेड्डी शब्द। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पुणे, कोच्चि, पटियाला, जयपुर। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोगों के लिए इस PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग उन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें वेबसाइट से, जिससे कि आप लोगों को ये प्रश्न रिवाइज हो सके। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।